गया, फॉरगॉट पासवर्ड का एक लिंक आ गया है। ठीक हाँ, ठीक ठीक और ठीक ये ठीक। लॉगिन और ये फॉरगॉट पासवर्ड सर। और इसका जो स्ट्रक्चर बनाया था वो ऐसे बनाया था कि जो सर हमारा मेन डॉट फाइल वो है, क्या कहते हैं, डार्ट है, हाँ उसके अंदर जो लॉगिन पेज था वो हमने होम पे डिस्प्ले कराया था। ठीक है। तो सर मेरे को बस ये समझ नहीं आया कि अगर स्प्लैश स्क्रीन होम पे डिस्प्ले करानी, मतलब पहले स्प्लैश करानी है फिर होम पे कराना है, तो हाँ वो कैसे होगा, वो नहीं आया सर ठीक है समझ में। ठीक है बाकी ठीक है उसके ठीक बाद है। सर ये लॉगिन पेज के अंदर हमने क्या कहते हैं इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन, वो बोला डिजाइन किया था। हाँ और इनपुट के जो भी पार्ट थे, इनपुट रैपर वगैरह, जैसे हाँ हाँ इसके अंदर हमने फॉरवर्ड पासवर्ड वगैरह लिया होगा। तो ये था सर, जैसे ये ऐप है हमारा, तो इसके में ये जो ये पार्ट है सर, ये पूरा हेडर है हमारा, राइट। इसको हमने अलग फाइल में डिजाइन किया है, ठीक है जैसे वेलकम टू आईबीएस, आईबीएस लॉगिन। उसके बाद सर ये हमारा जो बटन है, इसको हमने मैनुअली डिजाइन किया है अलग पार्ट के अंदर, ठीक है। ये वाला जो बटन है। और हाँ सर हाँ ये हाँ। जो हमारे वो हैं टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स। ऑप्शन है, इनको इसको सर इसमें इनपुट फील्ड्स में इनपुट फील्ड्स में ठीक है। डिफाइन किया है। और सर फिर इन सबको कंबाइन करके इस लॉगिन पेज के अंदर किया है, फिर यहाँ से इसको यहाँ भेज से दिया लॉगिन पेज को मेन कॉल, डॉट आर्ट ठीक में। है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। तो अभी अभी जो हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि मतलब हमें जो अभी इसके अंदर इशू आ रहा है, ये आ रहा है कि एक स्प्लैश स्क्रीन हम लोग दिखाना चाहते हैं स्टार्टिंग में, और उस स्प्लैश स्क्रीन से हम लोग नेविगेट करना चाहते हैं लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, यस सर। इतना काम है। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई मेजर मेजर चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक बार अपना सिस्टम में भी प्रेजेंट करता हूँ। एक मिनट रुको, इतने मेरे सिस्टम में सर ये स्प्लैश एवीडी आ स्क्रीन जाएगा। से मतलब क्या है? हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर ये स्प्लैश स्क्रीन से मतलब क्या है? स्प्लैश स्क्रीन? हाँ, अच्छा, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया तो था, एक मिनट में बताता हूँ, अभी अभी फिर से बताता हूँ। इतने में अपना एवीडी में स्टार्ट कर दिया अभी। तो ये इतने एवीडी स्टार्ट होता है, इतने में आप लोगों को फिर वो सैंपल भी दिखाऊंगा उसका कि कैसे हो रहा है काम। और ये हो गया क्लास, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ और आप लोग देखना, आप लोगों को पता लगेगा स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है। स्क्रीन, ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ठीक है, तो अब देखो मैं अपने स्टूडियो में जा रहा हूँ। मेरी स्क्रीन पे मैं एक साइड में एमुलेटर भी लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट एक चल रहा है वो प्रोजेक्ट है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। सिंपली मैंने इस प्रोजेक्ट को रन किया और अभी देखो अभी ये रन होगा, और रन होने के बाद में एक छोटी सी स्क्रीन यहाँ पे, मतलब छोटी मतलब नॉर्मल एक स्क्रीन हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगी, और वो स्क्रीन है 3 सेकंड के बाद अपने आप ही मतलब गायब हो जाएगी। अभी क्या होगा कि ये स्क्रीन आएगी और वो स्क्रीन 3 सेकंड के बाद अपने आप गायब हो जाएगी और फिर लॉगिन स्क्रीन पे मूव कर जाएगा। जो हमने लॉगिन स्क्रीन लास्ट क्लास के अंदर बनाई थी वो उस पर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो जो स्क्रीन इन बिटवीन आती है ना, ये जो मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे एक स्प्लैश की तरीके से जो स्क्रीन आती है, थोड़े टाइम के लिए आती है और फिर उसके बाद गायब हो जाती है, उस स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। मतलब वो सिर्फ हिंट के लिए होती है। जैसे पेटीएम आप ओपन करते हो तो पेटीएम की एक स्क्रीन बनी हुई आती है जिसमें पेटीएम का डिस्क्रिप्शन होता है। देखो अब सामने देखो, एक एकदम आएगा, एक स्प्लैश स्क्रीन आएगी और 3 सेकंड के लिए ये स्क्रीन है स्प्लैश स्क्रीन। अब ये 3 सेकंड बाद गायब हो गई। ठीक है, तो जो इशू आ रहा है मतलब जो निखिल को उसमें प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करना है वो यही है कि स्प्लैश स्क्रीन हम कैसे गए और स्प्लैश स्क्रीन से हम दूसरी स्क्रीन में कैसे गए। तो इसको बोलते हैं हम नेविगेशन। ठीक है, और नेविगेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले अपनी होम स्क्रीन में जाते हैं, जो हमारे पास सबसे पहली स्क्रीन हम लोग चाहते हैं उसके अंदर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेन डॉट डार्ट जो फाइल है इसके अंदर मैंने होम स्क्रीन, एक मतलब ये हमारी इनिशियल स्क्रीन है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे होम जो सेक्शन है उसको डिफाइन कर दिया एसपी स्क्रीन, मतलब स्प्लैश स्क्रीन। तो हम लोग होम में जाएंगे और यहाँ देखेंगे एक स्प्लैश स्क्रीन डॉट डीआरटी फाइल एक बनी हुई है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, ये ओपन होगी। जो स्प्लैश स्क्रीन आपको स्टार्टिंग में दिखाई दे रही थी वो हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। अभी क्या करेंगे, ये हमने स्टेटफुल विजेट एक बनाया हुआ है,
और इसके अंदर हमने यहाँ पे डिफाइन किए हुए दो विजेट्स हैं, स्टेटफुल विजेट और उसके स्टेट है यहाँ पे। तो स्टेट में देखते हैं, देखो एक इनिट स्टेट फंक्शन है, ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देखते हैं। देखो मैंने स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन करी है, एक बैकग्राउंड में इमेज लगाई हुई है, ये मैंने कंटेनर के अंदर बॉक्स डेकोरेशन लगा के इमेज एक लगा दी है, और उसके ऊपर यहाँ पे ये मैंने टेक्स्ट लगा दिया है, ठीक है। ये टेक्स्ट लगा के, ये टेक्स्ट एज इट इज हमें वहां पे दिखाई देता है। जितनी बार भी हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, मैंने ये अभी क्लोज कर दिया, अब मैं ऐप को दोबारा स्टार्ट करता हूं और ऐप को दोबारा मैं यहां से रन करता हूं। तो जितनी बार भी हम ऐप को ऑन करेंगे, जितनी बार भी हम ऐप को ओपन करेंगे, उतनी बार हमें यहाँ पे ये स्प्लैश स्क्रीन दिखाई देगी। देखो ये जायसवाल जैन परिणय जो लिखा हुआ है ये, और ये इमेज, ठीक है, दोनों चीज हमें यहाँ पे दिखाई देगी। देखो ये आ गई, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम लोग 3 सेकंड के बाद में ये मूव कर रहा है। क्यों 3 सेकंड के बाद क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक स्टेट डिफाइन की है, इनिट स्टेट, मतलब जैसे ही ये स्क्रीन इनिशियलाइज हो, जो स्प्लैश स्क्रीन है ये इनिशियलाइज होगी, तो जैसे ही इनिशियलाइज होती है इमीडिएटली हम लोग क्या करते हैं, इनिट स्टेट फंक्शन जो है ना ऑटोमेटिक कॉल होता है। और इनिट स्टेट फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है एक तो सुपर डॉट इनिशिएट, जो आपकी ओरिजिनल इनिशियल स्टेट है उसको ये कॉल करेगा, उसके साथ साथ टाइमर एक लगाया मैंने फंक्शन, उस टाइमर के अंदर मैंने ड्यूरेशन दिया 3 सेकेंड्स, और उसके बाद में एक इनलाइन फंक्शन दिया विदाउट नेम विदाउट पैरामीटर, मैंने फंक्शन दिया जो एग्जीक्यूट होगा क्या, नेविगेटर डॉट पुट पुश रिप्लेसमेंट, और उसके साथ में कंटेक्स्ट मैंने पास कर दिया, और मटेरियल पेज बिल्डर के साथ में, मटेरियल पेज रूट के साथ में मैंने एक कोड लगाया, और इसके अंदर जो स्क्रीन मुझे प्रेजेंट करनी है उस स्क्रीन का मैंने नाम दे दिया यहाँ पे लॉगिन, ठीक है। इस कोड से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव करते हैं। तो नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट, अभी पुश रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, ये तुम्हें जब तुम और आगे की स्क्रीन बनाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे पुश रिप्लेसमेंट है, आगे पुश नेम्ड भी आएगा। बहुत सारे तरीके के पुश होते हैं, डिफरेंट तरीके के, तो हमने यहाँ पे रिप्लेसमेंट यूज किया। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जब आप बैक प्रेस करोगे ना, जैसे लॉगिन पे, पुश रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जैसे लॉगिन पेज पे आने के बाद अगर मैं बैक प्रेस करूं तो ये स्प्लैश स्क्रीन पे नहीं जाएगा, सीधा एग्जिट मार जाएगा, देखो, ठीक है। और फिर से मैं जाता हूं दोबारे, तो ये देखिए ये वापस यहां आया, यहां से फिर लॉगिन पेज पे गया। जितनी बार मैं बैक प्रेस करूंगा, तो रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आपका कंटेक्स्ट जो है ना वो लिंकिंग रिप्लेस हो जाएगी, मतलब पीछे जो स्प्लैश स्क्रीन है उसके बाद में लॉगिन स्क्रीन आया, लेकिन लॉगिन स्क्रीन के आने के बाद पीछे का सारा स्टैक जो है ना, स्टैक, ये स्टैक मेंटेन होता है, पेज बाय पेज स्टैक मेंटेन होता है। तो एक्टिविटी बाय एक्टिविटी जो स्टैक है वो स्टैक जो है रिप्लेस कर देगा प्रीवियस वाली वैल्यू को, मतलब स्प्लैश स्क्रीन की वैल्यू को इस लॉगिन स्क्रीन से। तो इसलिए यहाँ पे हमने पुश रिप्लेसमेंट यूज किया। बाकी इसके आगे एक पुश नेम्ड भी होता है, वो आप आगे यूज करोगे जब हम लोग जब हमें फीचर ये डालना होगा कि जैसे यहाँ पे आए, यहाँ के बाद में जैसे ही बैक प्रेस करें तो इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे हमें वापस जाना है जहां से हम लोग आए थे, तो उसके लिए हम लोग नेम्ड यूज करते हैं, पुश नेम्ड, ठीक है, पुश रिप्लेसमेंट। तो ये कोड है, ये कोड डाल करके हम लोग इसके अंदर बनाते हैं, और ये नीचे का विजेट जो है बिल्डर, वो पूरा ऐसे चलता है। सर, हाँ बताएं। सर इसमें जैसे कि हमने दोबारा ऐप को ओपन किया तो हमें वो दिखाई दिया ना स्प्लैश स्क्रीन दोबारा से, हाँ। जैसे जनरली हम ऐप ओपन करते हैं, हाँ, स्प्लैश स्क्रीन एक के बाद दिखती है। हाँ, तो वो स्प्लैश स्क्रीन ऐसा है ना कि जैसे अगर हमने सपोज करो स्प्लैश स्क्रीन मतलब एक बार ओपन हो गई, मतलब ये मैंने इसको ऐप को जो है ना, अभी देखो मैंने इसको ऐप को क्लोज कर दिया, ये मैंने कर दिया स्टॉप, ठीक है। अब मैं जाता हूं और ऐप पे क्लिक करता हूं APRJ पे, और जैसे ही ऐप ओपन हो गई तो यहां पे आ गया, ये आएगा अभी, एक मिनट, अच्छा दूसरी मैंने शायद ओपन कर दिया स्क्रीन जो है, जो मुझे ओपन करनी थी वो नहीं करी मैंने, इसकी जगह दूसरी स्क्रीन ओपन कर दी है। चलो एक मिनट, एक्टिविटी का नाम क्या चल रहा है यहाँ पे, तो ये है क्या, ठीक है, मैं रन नहीं करता हूँ ऊपर से। देखो अब तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि भाई जैसे हमने यहाँ से ऐप रन करी है, ठीक है, और ये ऐप रन हो गई, रन होने के बाद में मैंने यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन आ गई, जैसे ही रन हो गई, रन होने के बाद में मैंने यहाँ से होम प्रेस कर दिया, और होम प्रेस करने के बाद में मैं वापस इस एक्टिविटी को ओपन करता हूँ ऐसे, तो देखो ये यहीं पे आ रही है वापस। पहले क्या है, स्टैक क्या है कि ये एमुलेटर है ना, एमुलेटर के अंदर स्टैक की कभी कभी प्रॉब्लम चलती है जिसकी वजह से ऐसा दिखाता है ये, ठीक है, बाकी वैसे कुछ नहीं है। वैसे आप जहां आप होम प्रेस करोगे उसी एक्टिविटी से ये वापस आपको लेके आएगा। ओके सर।
ठीक है, क्योंकि फोन देखो ये एमुलेटर है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, जिस अरेंजमेंट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ अपनी ऐप को टेस्ट कर रहे हैं। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि जब हम लोग एक्चुअल फोन में इस ऐप को रन करेंगे ना, तो रेजोल्यूशन कुछ और ही आएगा, मतलब कुछ अलग तरीके का रेजोल्यूशन निकल के आएगा। लॉगिन पेज हो सकता है इस पॉइंट पे आए, बिल्कुल एंडिंग में आ रहा हो या इधर उधर कहीं भी आ रहा हो, ठीक है। तो हर फोन के हिसाब से हमें स्क्रीन के हिसाब से रेजोल्यूशन के हिसाब से अपने ऐप को ना मतलब कॉन्फ़िगर करना होता है, तो वो हम करेंगे आगे, ठीक है। तो वो चीज हम आगे करके चलेंगे। और ये नेविगेशन का सिस्टम समझ में आया? यस सर। ओके, राहुल आपको समझ में आया स्प्लैश स्क्रीन का कंसेप्ट? और किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, तो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। हाँ बताओ। सर जो हमने क्या कहते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट कर लिया क्या सर? हाँ बिल्कुल, कल लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं फ्रंट एंड के अंदर। फ्रंट एंड की लास्ट वाली वीडियो तुम देख लेना, ठीक है, उसके अंदर हम लोग कर चुके हैं, बाकी आगे भी करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी दिखा देता हूं तुम्हें, देखो जैसे यहाँ पे अभी मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो बैकएंड से ये डेटा उठा करके हमें दिखा देगा। साइन इन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखना कंसोल के अंदर ये इमीडिएटली डेटा दिखाएगा। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करके अभी डेटा नहीं आएगा, इसकी जगह एरर आएगा। वैसे मैंने किया क्लिक और अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, ये आएगा इसमें, ये आ गया फैच यूजर कॉल्ड, और ये देखो ये आ गया डेटा। सर तो ये मतलब इसके लिए हमने socket.io यूज किया है? नहीं सॉकेट वगैरह नहीं, इसके लिए हमने क्या किया है कि देखो हम लोग जाते हैं अपने क्लासेस में, यूजर क्लास, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई, जेसन सीरियलाइजेशन किया है मैंने यूजर्स में, ठीक है। ये क्या है यूजर क्लास डॉट जी, ये हमने फंक्शन एक बनाया। इसके बाद में सर्विसेज के अंदर जाएंगे, तो सर्विसेज के अंदर मैंने फंक्शन बनाया जो डेटा फैच करेगा, एपीआई हिट करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे एपीआई हिट कर रहे हैं हम लोग, गेट यूजर वाली एपीआई हिट करके, और उसके अंदर कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, ये जो आप अगर अपने, जैसे मैंने ये हमारा लोकल मशीन है, तो मैं अगर इस ऐप को, बैकएंड वाली ऐप को मैं यहाँ पे रन करता हूँ, npm स्टार्ट करता हूँ, तो ये ऐप स्टार्ट हो गई। और जब हमें एपीआई हिट करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लोकल होस्ट में ये रन कर लेते हैं और हिट हो जाती है एपीआई। अगर हम लोग एमुलेटर या फोन में, मतलब फ्रंट एंड के अंदर ये लोकल एपीआई हिट करना चाहेंगे, तो लोकल पे एपीआई हिट नहीं होगा, हमें इसको सर्वर पे डालना पड़ेगा, उस सर्वर पे जहां से इसको HTTPS प्रोवाइड किया, मतलब सिक्योर्ड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया जाए, वहां पे इसको हमें अपलोड करना होगा, वहां से हम इसे कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज ये कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखो ये लिंक जो है ना, ये जो मेरा बैकएंड का सर्वर है, उस सर्वर का लिंक दिया हुआ है, और मैंने अपनी इस एप्लीकेशन को उस सर्वर पे डिप्लॉय किया हुआ है, तो वहां से मैं इसे यूज कर पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसे यूज नहीं कर पाऊंगा। ये यहाँ पे एरर देगा, वो कनेक्शन का रिलेटेड एरर देगा, ठीक है। तो अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो इसको आपको ऐप को ना उस पे देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, सर्वर पे। तो ये जो लिंक है ये मैं आप लोगों को मेल पे भेज दूंगा, ठीक है। और बाकी आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है, ये आप लोग डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं। इसके आगे एपीआई वही यूज करना है जो आपने यहाँ पे हम लोग ने यूज किया है, जैसे ये गेट पर्सनल इन्फो है, सेव पर्सनल प्रोफाइल है, डिलीट पर्सनल प्रोफाइल है, यही एपीआई आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली यूज करके और एपीआई हिट करके देख सकते हैं, ठीक है। सर तो हम खुद भी डिप्लॉय कर सकते हैं इसको नहीं, अगर देखो मैंने बताया था ना, जब डिप्लॉयमेंट मैंने बताया था तुम लोगों को, तो तुम्हें हेरोकू का खुद बनाना पड़ेगा अकाउंट अपना, ठीक है। कंपनी वाले अकाउंट पे मत कर देना डिप्लॉय, क्योंकि कंपनी वाले अकाउंट पे डिप्लॉय कर दोगे तो पूरा का पूरा डेटा ही उड़ जाएगा हमारा, जो भी हम ऐप बना रहे हैं ना, वो पूरा का पूरा डेटा हमारा जा चुका है ऑलरेडी। हम लोग देखो बैकएंड में मैं बोलूं तो यहाँ पे कितने 830 रिकॉर्ड्स हम लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं डेटाबेस के अंदर। हमारे डेटाबेस में डेटा एंट्री का काम ऑलरेडी चालू है, जिसमें से कॉन्टेक्ट इन्फो के अंदर 830 रिकॉर्ड्स जा चुके हैं, और पर्सनल प्रोफाइल के अंदर 834 रिकॉर्ड ऑलरेडी जा चुके हैं, सबमिट हो चुके हैं, और कंटिन्यू जा रहे हैं एक एक करके, मतलब अभी भी डेटा एंट्री ऑपरेटर लगे हुए हैं इसको डेटा एंट्री करने में, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ मत करना। बाकी तो मैंने तुम्हें बताया था कि हेरोकू पे अपना अकाउंट बनाओ, और अकाउंट बनाने के बाद उसका कमांड लाइन यूज करो, अपनी ऐप को जितना मर्जी तुम चाहे डिप्लॉय कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अपना तो मतलब अकाउंट है उसके ऊपर, हेरोकू पे है, यस सर, ठीक है। तो बस तो फिर हाँ, अपने हेरोकू में तुम कमांड लाइन इंटरफेस उसमें देख लेना कि कमांड लाइन में हम लोग किस तरीके से इसको अपलोड करते हैं, डिप्लॉय करते हैं डेटा को,
और वहां पे डिप्लॉय कर देना अपने ऐप को। तुम्हारी ऐप जो है सर्वर पे होगी और उसको फिर तुम अपने फोन में भी यूज कर सकते हो, तुम एमुलेटर पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा हाँ और कोई डाउट है बताओ इसके अंदर अभी? ठीक है, तो बाकी जो कोड है ये पूरा का पूरा कोड मैं दे दूंगा अभी, मतलब गेट पे डालूंगा मैं, तो वहां से तुम लोग देख सकते हो और बाकी वीडियो से देख करके तुम बना सकते हो। यूट्यूब पे वीडियो कल ही मैंने अपलोड कर दी थी, ठीक है, उसमें देख करके तुम लोग भी बना सकते हो। खैर हम लोग चलते हैं अपने बैकएंड पे वापस। हमारी जो मेन काम है, पहले मैं एक बार ना एमुलेटर बंद कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी सिस्टम की रिसोर्सेज जो है वो कम हो। क्या कह रहे हो राहुल? हाँ, इसकी फ्रंट एंड वाली अलग ब्रांच बनेगी, फ्रंट एंड की एक अलग ब्रांच बनेगी, उसका एक्सेस मिलेगा आप लोगों को, तब आप लोग उसमें अपलोड करोगे, ठीक है? अच्छा सर, एक डाउट और। हाँ बताओ निखिल। सर आप क्या कहते हैं, एक बार हमें मतलब पूरा जो हम एप्लीकेशन लाइब्रेरी की बना रहे हैं उसका एक बार स्ट्रक्चर बता देते कि किस किस मतलब जैसे ये ट्री बना रहे हैं उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखो ऐसा है ना कि वो जो दिन है वो हमने शेड्यूल किया 1 मार्च को, ठीक है? 1 मार्च को आप लोगों का एक ओपन हाउस होगा जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट की पूरी ओवरव्यू मिलेगी। अभी आप लोगों के पास में कोई प्रोजेक्ट का ओवरव्यू नहीं है, आप लोगों के पास सिर्फ टास्क है, ठीक है? टास्क इसके लिए है क्योंकि मैं अभी ये चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये लर्न करो सिस्टम की क्या है एक्चुअली में, ये चीजें क्या है, ठीक है? 1 मार्च से हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट के ऊपर ही डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है? हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो इसीलिए 1 मार्च को आप लोगों को सबको फ्रंट एंड का पूरा जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उस प्रोजेक्ट का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर मिलेगा कि किस ऐप से हम लोग मतलब किस एक्टिविटी से किस एक्टिविटी में मूव करेंगे, वहां पे क्या होगा, वहां से वहां पे कौन सी एक्टिविटी में मूव करेंगे, वहां पे क्या होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको 1 मार्च को पता लगेगा, ठीक है सिद्धांत और सॉरी निखिल? यस सर। ठीक है, अभी तब तक के लिए आपको सिर्फ टास्क बाय टास्क सिर्फ लर्न करना है कि हाँ ये चीज इस तरीके से की जाती है, ये चीज इस तरीके से की जाती है। और तुमने जो डिजाइन बनाया बहुत अच्छा बनाया, ठीक है? मटेरियलिस्टिक लुक में बहुत अच्छा बनाया डिजाइन, और इसी तरीके से तुम डिजाइनिंग करते रहो और मतलब इसके अंदर बहुत सारी फीचर्स हैं जो तुम्हें सीखने को मिलेंगे। और बाकी बैकएंड का मैं बता रहा हूँ, इनको लिंक करने का कल मैंने बता दिया है, ठीक है? और पार्ट 3 जब आएगा फ्रंट एंड वाला तो उसके अंदर आप लोगों को पूरा हिट वाला मतलब मिलेगा कि लॉगिन पे क्लिक करते ही, साइन इन पे क्लिक करते ही ईमेल आईडी एंड पासवर्ड वेरीफाई होगा। ईमेल आईडी पासवर्ड जैसे ही वेरीफाई होगा इमीडिएटली एक JWT टोकन जो है वो सिस्टम की शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर सेव हो जाएगा आपके मोबाइल की, और शेयर प्रेफरेंसेस के बाद जैसे ही वो सेव हो जाएगा तो उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर आपका नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करोगे तो डायरेक्टली आपका वो पेज खुलेगा जिस पेज में आपने लॉगिन कर चुके हैं, मतलब लॉगिन का पेज दोबारा नहीं खुलेगा, उसके बाद लॉगिन पेज तब खुलेगा जब आपका JWT एक्सपायर हो चुका होगा, उससे पहले कभी नहीं खुलेगा, ठीक है? तो ये हम काम नेक्स्ट वाले फ्रंट एंड के अंदर क्लास के अंदर करेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं बैकएंड के ऊपर, ठीक है? बैकएंड में आज का जो हम लोगों को सिस्टम देखना है, आज का जो टॉपिक हम लोगों को देखना है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है? रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कुछ पता है रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में? कोई इंफॉर्मेशन है किसी को? ओके नहीं है, कोई बात नहीं। देखो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है, एसक्यूएल में पैटर्न मैचिंग की है किसी ने? एसक्यूएल के अंदर पैटर्न मैच, जिसमें हम लोग लाइक कीवर्ड यूज करते थे, लाइक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, कोई भी टेबल होगी, वेयर नेम इज लाइक, और सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दे दो, उसमें हम लगा देते %ANK। ऐसा कभी यूज किया है जो मैंने लाइन लिखी है ये सामने? गाइस स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को ना मेरी? सर टैक्सी गई मेरे पे, तो बाकी तो पता नहीं। अच्छा हाँ, तो एसक्यूएल के अंदर पैटर्न मैचिंग हम लोग करते थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे पैटर्न मैच करना। जैसे फॉर एग्जांपल
कि हमारे डेटाबेस के अंदर यहाँ पे 834 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। और इन 834 रिकॉर्ड में मुझे नहीं पता कि भाई मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक रिकॉर्ड है, एक मतलब एक पर्सन का रिकॉर्ड हमारे पास है जिसका नाम है अंकित, ANKIT, ठीक है, उसका नाम है अंकित। मुझे ये नहीं पता कि अंकित ने अपने नाम की स्पेलिंग ANKIT लिखी है या ANKEET लिखी है। सर आपके एंड में नेटवर्क इशू है, अभी आपकी आवाज बीच में बिल्कुल चली गई। अभी मेरी आवाज आ रही है गाइस? हेलो, एक सेकेंड। गाइस मेरी आवाज आ रही है? गाइस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ये सर अभी आ रही है। हाँ ठीक है गाइस, मैंने नेटवर्क स्विच कर लिया है, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो इसलिए, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अगेन। इज माई स्क्रीन विजिबल? यस सर। ओके, सो मैं कह रहा था कि अब हमने एक रिकॉर्ड सर्च करना है। हमारे पास 834 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। हमें इन 834 रिकॉर्ड्स में एक रिकॉर्ड सर्च करना है जिसका नाम हो अंकित। अब वो जो अंकित है, हमें नहीं पता कि उसने स्पेलिंग जो है रिकॉर्ड सेव करते टाइम उसने अंकित के लिए स्पेलिंग ये ANKIT यूज की है या ANKEET यूज की है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हमें पता है कि कॉमन क्या है दोनों में कॉमन है ANK। तो हम लोग ऐसा कोई सिस्टम बनाए जिससे कि हम लोग सिर्फ ANK डालें और ANK जिस नाम में ANK है वो सारे नाम हमारे सामने आ जाए, या वो सारे रिकॉर्ड्स हमारे सामने आ जाए। तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोग पैटर्न मैचिंग, SQL के अंदर हम लोग पैटर्न मैचिंग बोलते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है जी, रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग मेंशन करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन होगा और इसको तुम्हें चेक करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक गेट प्रोफाइल एक API बनाया हुआ है, इसको ओपन करता हूं मैं, इसके अंदर मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन का डाला हुआ है। तो देखो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स नेक्स्ट, ये हम लोगों को पता है कि रिक्वेस्ट में जो रिक्वेस्ट वहां से API से हिट होगी वो रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स जो हम लोगों को यहाँ से सिस्टम से रेस्पॉन्स देना है वो, और नेक्स्ट फंक्शन जो है ये ऑथराइजेशन के थ्रू, मतलब यहाँ पे हम लोगों को वापस लेके आएगा। मतलब जब भी हम ये हिट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ऑथराइजेशन होगी। ऑथराइजेशन मतलब कि मिडिलवेयर के अंदर ऑथराइजेशन फाइल के अंदर जाकर के हम चेक करेंगे ऑथराइजेशन ठीक है या नहीं है, और अगर ऑथराइजेशन ठीक होगी या हमारे अकॉर्डिंग होगी तो इमीडिएटली हम लोग नेक्स्ट पार्ट को कॉल कर देंगे। तो नेक्स्ट पार्ट कॉल होते ही मतलब हम लोग अपने API के नेक्स्ट वाले सेक्शन के थ्रू यहाँ पे वापस आ जाएंगे। तो मैंने एक वेरिएबल लिया सर्च, और उसके अंदर जो रिक्वेस्ट में बॉडी के साथ में हमने नेम हम लोग भेजना चाहते हैं, नेम सर्च करना चाहते हैं, जो कैरेक्टर या जो स्ट्रिंग हम लोग सर्च करना चाहते हैं वो स्ट्रिंग हम यहाँ पे इसके अंदर भेज देंगे। भेजने के बाद ये कंसोल मैंने लिया ताकि मैं सर्च की वैल्यू देख सकूं, उसके लिए लिया है। बाकी हटा सकते हैं, इसकी कोई वैसे ऐसा जरूरत नहीं है। अब देखिए मैंने बोला पर्सनल प्रोफाइल के अंदर फाइंड कीजिए क्या, ये एक पैरामीटर मैंने ये दिया मैरिड इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा पैरामीटर मैंने दिया नेम इज इक्वल्स टू न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन REGEXP, और उसके अंदर मैंने सर्च वेरिएबल को पास कर दिया और उसके आगे लगाया I। ये 1 नहीं है, I है, ठीक है। I का मतलब होता है कि कैरेक्टर्स के सेंसिटिव जो वो है सर्च है वो होगा या नहीं होगा। मतलब कि अगर हमने सपोज कीजिए कैपिटल ANKIT लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, और सर्च करते टाइम हमने यहाँ पे नेम के अंदर वैल्यू स्मॉल ANKIT डाला, तो अगर हमने यहाँ पे I नहीं लगाया होगा तो ये क्या करेगा, इन दोनों रिकॉर्ड्स को मैच नहीं करेगा। और अगर हमने यहां पे I लगाया होगा पैरामीटर,
तो ये क्या करेगा, इन दोनों रिकॉर्ड्स को मैच कर देगा कि हाँ हमारे पास ये अंकित नाम का वैल्यू है। ठीक है, तो बस ये हमने लगाया और उसके बाद में फंक्शन में लिख दिया रेस्पॉन्स डॉट डेटा और कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं इसको हिट करके देखता हूं। मैंने पहले गेट पर्सनल प्रोफाइल और इसके अंदर मैंने नेम डाला दिव्यांशु। ठीक है, दिव्यांशु डाला है। मैं पूरा नाम की जगह पे छोटा थोड़ा सा नाम डालता हूँ, स्मॉल कैरेक्टर्स में डाला है, आप लोग देख रहे हो ना, स्मॉल कैरेक्टर्स में मैंने नाम डाला है। मैं पूरे की जगह पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ DIV डालता हूँ, दिव। ठीक है, और नेम इज इक्वल टू DIV मैंने डाला, मतलब नाम जो है ना, जिस रिकॉर्ड में नाम में ये DIV स्ट्रिंग हो, ठीक है, केस सेंसिटिव हो या ना हो, ठीक है, लेकिन ये DIV स्ट्रिंग हो तो ये वो सारे रिकॉर्ड सर्च कर दे। तो मैं जैसे सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अभी एरर, अच्छा प्रिंट वाला फंक्शन, ओके प्रिंट वाला फंक्शन कहाँ पे है जो ये दिखा रहा है, प्रिंट इज नॉट फंक्शन, पर्सनल प्रोफाइल में JS में, पर्सनल प्रोफाइल JS 1311 कंसोल में मैंने तो हटा दिया था ना, अच्छा सेव करना ना, सेव नहीं किया मैंने। ठीक है, तो मैं अब API हिट करता हूं, ये मैंने API हिट किया और ये सर्च करेगा और सर्च करके देखिए DIV से रिलेटेड इसने सारे रिकॉर्ड निकालने शुरू करे। तो दिव्यांशु जैन आ गया, देन उसके बाद दिव्या जैन आ गया, देन इसके बाद अगेन दिव्या जैन दूसरा रिकॉर्ड होगा, फिर दिव्यांश आ गया, ठीक है, और फिर दिव्यांश आ गया, देन फिर दिव्यांश, देन अगेन दिव्यांशु। ठीक है, तो इस तरीके से इसने पैटर्न मैचिंग करके और यहाँ पे बता दिया। तो आप यहाँ पे ना कोई भी पैरामीटर दे सकते हो और उस पैरामीटर को आप लोग पास करोगे इस पर्टिकुलर उसमें और आपको रिजल्ट जो है अकॉर्डिंगली यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो मैं वैल्यू अगर कोई कुछ भी वैल्यू, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे डालता हूँ नाम राहुल, ये मैंने डाला राहुल और राहुल को मैं सर्च करता हूँ, राहुल के नाम से कोई रिकॉर्ड है तो राहुल के नाम से जो रिकॉर्ड्स होंगे हमारे सामने वो आ गए। ठीक है, राहुल 3 4 5 जो भी जितने भी रिकॉर्ड होंगे राहुल के नाम से वो सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास सामने आ गए। ठीक है, इस तरीके से जितने भी रिकॉर्ड्स हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे नाम, या अगर दूसरा पैरामीटर लेना चाहते हैं, मतलब कोई और पैरामीटर है, फादर नेम, मदर नेम, या जो भी पैरामीटर हम लोग देखना चाहते हैं, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या करेंगे कि नेम और इस नेम वाले पैरामीटर को यहाँ पे हटा करके यहाँ पे कर देंगे मदर। ठीक है, और सेव करेंगे और मैं यहाँ पे लिखता हूँ LILA। ठीक है, LILA देखते हैं, LILA से कोई रिकॉर्ड है हमारे पास, सेंड करते हैं। तो यहाँ पे LILA मतलब किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, मदर नेम के अंदर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर LILA नाम का कोई है ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं LEE करके देखते हैं। ठीक है, सेंड करते हैं, इसमें भी कोई नहीं है। ठीक है, लीला के नाम से कोई नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यूज जो है हम लोग देख सकते हैं, इसमें मिल जाएगा हमें। और ईला, हाँ ठीक है, एक और देख लेते हैं, एक काम करते हैं, लीला की जगह पे मैं EELA ढूंढता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए EEL ये आ गया, देन इसके बाद में एक ही नाम है जिसके अंदर EEL है, वो है नीलू। ठीक है, नेम इसने सर्च कर दिया, क्योंकि अब वो जो है मैंने मदर नेम नहीं सर्च किया क्योंकि यहाँ पे सेव नहीं किया मैंने ये चीज़, इसको मैं सेव कर देता हूँ। और ये अभी भी वो कर रहा है, कैंडिडेट का नाम ढूंढ रहा है। ठीक है, मैं मदर का नाम ढूंढता हूँ। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मदर का नाम ढूंढता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू EELA। अब देखिए रिकॉर्ड हमारे पास कितने आएंगे, तो मानस जैन का रिकॉर्ड आ गया क्योंकि मदर का नाम है शीला जैन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे शीला देवी जैन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये रिकॉर्ड्स जो है ना पैटर्न मैच करके इसने सारे के सारे दे दिए। ठीक है, ये हमें फ्रंट एंड के अंदर यूज करना है, मतलब कि जहां पे हम लोग अब रिकॉर्ड सर्च करेंगे ना तो वहां पे ये वाले एपीआई यूज होंगे। तो हर पर्टिकुलर इस उसके लिए सिस्टम के लिए हम लोग मल्टीपल एपीआई में यहाँ पे हम जनरेट करेंगे। ठीक है, कि आपको ये पर्टिकुलर टाइप का रिकॉर्ड ढूंढना है तो इसके लिए आपको ये देना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड ढूंढना है तो इसके लिए आपको ये देना पड़ेगा। तो वो सारी सारी चीजें हमें मेंशन करनी होंगी इसमें एपीआईज में। तो ये पैटर्न मैचिंग था। इसके अंदर किसी को कोई डाउट है? सर हाँ बताओ। सर जैसे आप यहाँ पे मदर सर्च करवाना चाहा तो वहाँ पे जाके आपने मतलब नेम के आगे मतलब नाम सर्च कर, तो वहाँ पे मदर नहीं लिखेंगे? नहीं, मदर लिखने की जरूरत, क्योंकि देखो यहाँ देखो हमने क्या किया है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नेम। तो जब यहाँ पे नेम यूज किया हुआ है बॉडी का, मतलब बॉडी के अंदर नेम पैरामीटर होगा, तो यहाँ पे हम लोग नेम पैरामीटर ही पास ऑन करेंगे। अगर यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर जगह पे मैं लिखता मदर, ठीक है,
तो इसको सेव करूंगा और सेव करके अब मैं इसको रन करता हूं। तो आप देखते हैं, देखो यहां पे तो मदर है, लेकिन मैं वहां से क्या पास कर रहा हूं, मैं यहां से नेम पास कर रहा हूं। तो आप देखते हैं आउटपुट क्या आता है। मैंने सेंड किया तो देखो अभी ठीक है, ये इसने वो निकाल के दे दिया है किस चीज का, मदर। एक मिनट, मदर वाला लिया और सर्च, तो सेम पैरामीटर। एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, क्योंकि पैरामीटर तो हमने अलग ले लिया। मदर नेम दिया ELA, और इसके अंदर हाँ देखो ये कुछ और ही दे रहा है। एक्चुअली में ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स दे रहा है, जितने रिकॉर्ड्स है ना, टोटल रिकॉर्ड्स दे रहा है। ये इस पैरामीटर को फॉलो ही नहीं कर रहा है बेसिकली, क्योंकि इसके पास में वो वैल्यू ही नहीं है, तो इस पैरामीटर को फॉलो नहीं करना है। इसने टोटल जितने 830 के 830 रिकॉर्ड हमारे सामने प्रेजेंट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो सर्चिंग में इसने गेट तो किया, मतलब डेटा तो भेजा, लेकिन डेटा के अंदर स्क्रूटनी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ उसको पूरे डेटा को उसने ऐसे कैसे एज इट इज भेज दिया। अब लेकिन मैं यहाँ पे जैसे ही नेम की जगह पे लिखूंगा मदर, ठीक है, और इसको मैं हिट करता हूं, तो अब देखिए वापस पहले जैसा रिकॉर्ड आने लगा मदर नेम का। तो जो पैरामीटर हम लोगों ने यहाँ पे लिया है ना, request.body. इसके अंदर, तो यहाँ पे जो पैरामीटर लिया है वही पैरामीटर हम लोग एपीआई में हिट करेंगे, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड जो डिजायर रिजल्ट है वो हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है राहुल? हाँ बताएं। सर इसने अभी हमें सारे रिकॉर्ड्स दे दिए निकाल के, 830 से 830। हाँ। पर सर ये तो डेंजरस हो सकता है ना अगर हमारा डेटा ऐसे रिवील हो जाएगा तो यही चीज है ना, कि इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे जो फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे ना, उस फ्रंट एंड के अंदर हम लोग जो अपनी रिक्वेस्ट होंगी वो सारी रिक्वेस्ट जो है वो मतलब स्ट्रिक्टली एज पर द रिक्वायरमेंट लेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे रिकॉर्ड हम ओपन खुले छोड़ देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे देखो ये ऑथराइजेशन मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। अगर ये ऑथराइजेशन मैं यूज नहीं करूंगा, ये फंक्शन में यूज नहीं करूंगा, और यहाँ पे मैं हेडर के अंदर अपना टोकन पास नहीं करूंगा, तो ये रिकॉर्ड शो ही नहीं करेगा। कैसे, देखो मैंने क्लिक किया सेंड पे, तो ऑथराइजेशन फेल्ड आ गया, डेटा ये पास नहीं कर रहा है। जब तक हम टोकन नहीं देंगे, जब तक ये डेटा हमें भेजेगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली क्या है कि टोकन हमें जनरेट करना होगा, और टोकन जनरेट करने के लिए हमें साइन इन या साइन अप करना होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे जो भी टोकन का पूरा सिस्टम बनाया था साइन अप करते टाइम, वो टोकन का सिस्टम इसलिए बनाया था कि हमें जो भी एपीआई हिट करनी है उसके अंदर हम ऑथराइजेशन लगा देंगे, ये पैरामीटर, ये की लगा देंगे, बस एक पैरामीटर पास कर देंगे और इसको ऊपर डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। जब भी कोई एपीआई हिट होगी तो सबसे पहली चीज उसे जो चाहिए होगी वो होगी टोकन। अगर टोकन नहीं होगा तो ऑथराइजेशन फेल्ड आ जाएगा और डेटा कुछ नहीं मिलेगा। और जैसे हम टोकन लगाएंगे तो हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा। सर तो हम दो टोकन नहीं बना सकते, एडमिन के लिए अलग और यूजर्स के लिए अलग? बिल्कुल उसी तरीके से हम टोकन बनाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग एप्लीकेशन भी अलग रखेंगे, क्योंकि देखो जो यूजर वाली एप्लीकेशन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गेट ही गेट होगा, ठीक है, उसके अंदर और कुछ नहीं होगा। ये जो सेव और ये जो डिलीट पर्सनल प्रोफाइल है, इनके लिए अलग सेपरेट तरीके के टोकन होंगे, जिनकी स्पेशल की जो है ना, जो सीक्रेट की होगी वो अलग तरीके की होगी, सब कुछ अलग होगा, और वो सिर्फ वही, मतलब उन्हीं के ऐप से ही हिट हो सकता है। देखो जो भी हम लोग ऐप बनाते हैं ना, बेसिकली कोई भी डायनेमिक ऐप अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसके अंदर दो तरीके की ऐप बनती है, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल और एक होता है यूजर का कंसोल। तो हम लोग यूजर का कंसोल अलग बनाकर चलते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल अलग बनाकर चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल जो होता है वो पूरी चीजें एक्सेस कर सकता है, लेकिन यूजर जो होता है उसको हम जितना दिखाना चाहते हैं वो सिर्फ उतना ही एक्सेस कर सकता है। और सर जैसे फिर अगर कोई न्यू यूजर आएगा और वो रजिस्टर करना चाहेगा ये सारी पर्सनल प्रोफाइल की डिटेल्स डाल के अपनी, हाँ, पोस्ट रिक्वेस्ट उसे भी करनी पड़ेगी सर? हाँ, पोस्ट रिक्वेस्ट उसे करनी पड़ेगी, लेकिन हमारी जो अभी एट प्रेजेंट जो ऐप की रिक्वायरमेंट है ना, वो रिक्वायरमेंट ये है कि अगर कोई यूजर जैसे रजिस्टर करना चाहता है, ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, उसको अपनी प्रोफाइल वेरीफाई कराने के लिए पहले एडमिनिस्ट्रेटिव को एक रिक्वेस्ट भेजनी होगी कि आप मेरी प्रोफाइल ये वेरीफाई कीजिए। जब ये प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है, तब वो हमारे सिस्टम में इंक्लूड होगी, अदरवाइज वो इंक्लूड ही नहीं होगी प्रोफाइल। क्योंकि ये ना एक्चुअली ये सबके लिए ओपन नहीं होगा, ये जो सिस्टम हम लोग बना रहे हैं ये सबके लिए ओपन नहीं है, ये एक लिमिटेड सेट ऑफ पर्संस है जिनके लिए है ये डिजाइन किया जा रहा है सिस्टम, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का अपना नेटवर्क है ये पूरा, तो इसके अंदर आउटसाइडर्स को अलाउड नहीं है, इनफैक्ट मेरे को भी अलाउड नहीं होगा, ठीक है।
तो भले सरनेम मैच हो रहे हो बट लेकिन हम लोग सरनेम मैच होने के बाद भी हम लोगों के पास में रेस्ट्रिक्शन है कि हम लोग भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो सकते, मतलब मैं अपना डेटा इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकता, मैं खुद रजिस्टर नहीं हो सकता हूँ इसके अंदर। हम लोग इस तरीके का सिस्टम बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ये सिस्टम। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके बाद में हर उसका आ गया ऐप डिलीट पोस्ट, और हाँ ठीक है, तो ये हम लोगों का रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग था, एक्सप्रेशन मैचिंग का, तो ये हम लोग कर रहे थे। अब यही चीज जो है ना हम लोग कहाँ करेंगे, यही चीज हम लोग अपने इसमें एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जो हम ऐप बना रहे हैं उसके अंदर करेंगे। तो उसके अंदर मैंने काम शुरू किया है, मतलब अभी तुम लोगों को टास्क दूंगा मैं इसके अंदर बनाने के लिए, क्लासेस बनाने के लिए, जैसे पर्सनल प्रोफाइल की हर डेटा की अपनी एक क्लास बनेगी और वो क्लास जो है फिर कंबाइन होकर के फिर सारे के सारे एक दूसरे को यूज करेंगे। अब एक चीज ये हो गई, अब दूसरी चीज मेन काम पे आते हैं। देखिए मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को ये 4 टेबल्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। यूजर है, पर्सनल प्रोफाइल है, कॉन्टेक्ट इन्फो है और हॉबीज है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि भाई एक इन सब में एक ऐसा की हो जो यूनिक हो। यूनिक का मतलब फॉरेन की कंसेप्ट होता है, फॉरेन की। सर ये मतलब क्या कहते हैं, एक कोई की होती है जो मतलब सारे हमारे मतलब जो डेटा के अंदर ओवरलैप कर रही होती है। हाँ जैसे सर एक क्लास ले लेते हैं, उसमें ना कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि डांस में इंटरेस्टेड है, ठीक है। एक क्लास ले लेते हैं जिसमें स्टूडेंट्स है, ठीक है। जो रोल नंबर होगा दोनों में वो फॉरेन की हो जाएगा। फॉरेन की हो जाएगा, एग्जैक्टली, बहुत सही एग्जांपल दिया है। किसी और को कोई डाउट है इस एग्जांपल में जो निखिल ने दिया है? कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे डायरेक्टली सीधा मूव करता हूं काम पे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि हम लोगों का फॉरेन की कंसेप्ट हमने अभी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है, मुझे इसके अंदर इंक्लूड करना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, अपनी पर्सनल प्रोफाइल का डेटा मैंने इनपुट किया, मतलब पर्सनल प्रोफाइल के अंदर मैंने पूरा डेटा डाला, ठीक है। जैसे ही मैं डेटा डालता हूं, हर डेटा की अपनी एक ऑब्जेक्ट आईडी बनती है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे होंगे, ये रिकॉर्ड ओपन, हाँ, मतलब हर डॉक्यूमेंट की एक ऑब्जेक्ट आईडी बनती है, एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है। वो यूनिक आईडी क्या होती है कि भाई आप इस यूनिक आईडी से इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ही कह रहा हूं कि भाई ये पर्टिकुलर यूनिक आईडी जो है, ये पर्टिकुलर यूनिक आईडी एक दूसरे की टेबल्स को लिंक करने के लिए मैं यूज कर सकता हूं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने स्कीमा डिजाइन किया था, जैसे पर्सनल प्रोफाइल का ये स्कीमा डिजाइन किया, इसके अंदर नीचे हमने दिया था क्या, यहां पे नीचे हमने एक दिया था कॉन्टेक्ट इन्फो, और कॉन्टेक्ट इन्फो के अंदर टाइप ऑब्जेक्ट आईडी ऑफ कॉन्टेक्ट इन्फो। कॉन्टेक्ट इन्फो मतलब इस वाले स्कीमा का ऑब्जेक्ट जो है, मतलब ये पर्टिकुलर इसकी इस स्कीमा की जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट इमीडिएटली कहां सेव होगा, वो ऑब्जेक्ट सेव होगा पर्सनल प्रोफाइल के अंदर। यहां पे उसका एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ताकि हमें जब भी एक्सेस करना हो हम लोग इमीडिएटली इसको एक्सेस कर सकें और हमें अलग से टेबल के अंदर जाकर के कुछ चीज ढूंढनी ना पड़े, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट आईडी से, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर होगी, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आईडी से मैं इसकी बाकी सारी डिटेल को एक्सेस कर सकूं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर्सनल प्रोफाइल को, ये जो पर्सनल प्रोफाइल वाली क्लास है, इस क्लास को कॉन्टेक्ट इन्फो से लिंक कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने लिंक कर दिया ऐसे, और यूजिंग ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। मतलब कॉन्टेक्ट इन्फो की ऑब्जेक्ट आईडी जो है वो पर्सनल प्रोफाइल में सेव कर देंगे, यूजर की जो ऑब्जेक्ट आईडी है वो भी पर्सनल प्रोफाइल में सेव कर देंगे, हॉबीज की जो पर्सनल ऑब्जेक्ट आईडी है वो भी पर्सनल प्रोफाइल में वो सेव कर देंगे। उसके अलावा जितनी भी टेबल्स हमारे बनेंगी, जब भी हम इनके अंदर रिकॉर्ड अपडेट करें, इमीडिएटली क्या हो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल के अंदर अपडेट हो जाए रिकॉर्ड कि भाई ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है वहां पे तैयार हुआ और इमीडिएटली यहाँ पे सेव हो गया। तो इससे क्या होगा कि हमें जब भी पर्सनल प्रोफाइल को देखना होगा तो पर्सनल प्रोफाइल के साथ साथ हम लोग, हमारे हाथ में एक लिंक होगा कि पर्सनल प्रोफाइल से हम इमीडिएटली कॉन्टेक्ट इन्फो, पर्सनल प्रोफाइल से इमीडिएटली हॉबीज, इन सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें अलग अलग मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह से हम लोग सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करते हैं कि एक पर्टिकुलर एपीआई से मल्टीपल एपीआई हिट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कॉन्टेक्ट इन्फो की एपीआई में जा रहा हूं और इसके अंदर सेव वाले सेक्शन में जा रहा हूं, ठीक है। यहां पे हम देखेंगे मैंने एक आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी मैंने बाय डिफॉल्ट बना लिया, पहले बना लिया कि भाई मतलब सिस्टम में जाएगा तो वो तो बाद में पता लगेगा मेरे को,
रिकॉर्ड सेव होने के बाद मुझे पता लगेगा उसकी ऑब्जेक्ट आईडी क्या होगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं पहले से अपनी तरफ से एक सेव साइड लेके चलता हूं कि भाई आईडी मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक अपने आप ही ये यूनिक आईडी बना करके और इस आईडी वेरिएबल के अंदर सेव कर दे। तो सेव करने के बाद में मैं क्या करूंगा, कॉन्टेक्ट इन्फो को मैंने ये मतलब पूरा का पूरा एक फंक्शन वो बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, और बनाने के बाद इसके अंदर मैंने वैल्यूज एज अ कंस्ट्रक्टर में मतलब डिफाइन कर दी। ये कॉन्टेक्ट इन्फो आ गया। अब इस कॉन्टेक्ट इन्फो को मैंने क्या किया, इसको मैंने कर दिया सेव। तो सेव करते ही मैंने क्या किया, इसके बाद में एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर अगर एरर थ्रो हो रहा है तो एरर थ्रो कर दे, अदरवाइज पर्सनल प्रोफाइल का फंक्शन मैंने एक यहाँ पे अलग बनाया। पर्सनल प्रोफाइल मतलब कि कॉन्टेक्ट इन्फो जैसे ही सेव करेंगे उसके साथ में क्या होगा, पर्सनल प्रोफाइल का फाइंड वन एंड अपडेट हो जाएगा। फाइंड वन एंड अपडेट मतलब पर्सनल प्रोफाइल के अंदर ये आईडी ढूंढेगा। कौन सी आईडी, ये ऑब्जेक्ट आईडी, जो ऑब्जेक्ट आईडी हमने यहाँ पे प्रोफाइल आईडी जो हमने सेव की है वो प्रोफाइल आईडी ढूंढेगा और उस प्रोफाइल आईडी, उस पर्टिकुलर प्रोफाइल आईडी के कॉन्टेक्ट इन्फो में ये आईडी को, जो नई आईडी हमने जनरेट की है उसको सेव कर देगा और सेव करने के बाद में कॉन्टेक्ट इन्फो सेव का एक रेस्पॉन्स हमारे पास रिटर्न कर देगा। तो क्या होगा कि जो पर्सनल जो वो है, जो हमारे पास कॉन्टेक्ट इन्फो है, इसके अंदर देखो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेकर के चलेंगे। जब भी हम लोग बनाएंगे पर्सनल प्रोफाइल तो उसकी एक ऑब्जेक्ट आईडी होगी, तो वो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ से ये लेगा, प्रोफाइल आईडी लेगा और लेकर के उस आईडी को ये उसके उस आईडी के कॉरेस्पॉन्डेंस में कॉन्टेक्ट इन्फो की आईडी सेव कर देगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास अभी इसका एग्जांपल अवेलेबल है नहीं है, एक मिनट को इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, सर्वर से थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं APRG में देखता हूं तो यहां पे देखो कॉन्टेक्ट इन्फो की ये ऑब्जेक्ट आईडी है, ठीक है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ये आईडी है, ठीक है। मैं इसको करता हूं, एक बार एडिट करता हूं और एडिट करके इस पर्टिकुलर चीज को कर लेता हूं कॉपी। ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। और कॉपी करके मैं क्या करता हूं कि वापस जाता हूं अपने पर्सनल प्रोफाइल में और इसके अंदर फर्स्ट वाला जो कंटेंट है इसके अंदर मैं यहाँ पे एक प्रोफाइल एडिट कर दूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा, जो भी मेरे को ऐड करना है वो चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, मतलब उस वेरिएबल के साथ में। तो मेरा वेरिएबल का नाम क्या होगा, वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा था स्कीमा में, देखो स्कीमा में हमने वेरिएबल का नाम रखा था प्रोफाइल आईडी। तो प्रोफाइल आईडी वाले वेरिएबल के अंदर मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आईडी को पेस्ट कर दूंगा और ये दोनों के दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हो जाएंगे। फॉरेन की वाला कंसेप्ट हो जाएगा कि यहाँ पे जो ये आईडी है, जो भी आईडी यहाँ जनरेट होगी वो आईडी उस पर्टिकुलर टेबल की फॉरेन की हो जाएगी और इन दोनों टेबल्स को हम लोग लिंक कर पाएंगे, ठीक है। तो इस एपीआई के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक एपीआई से मल्टीपल एपीआई हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक का काम कंप्लीट हुआ तो इमीडिएटली हम लोग उसी एपीआई से दूसरी एपीआई को कॉल कर देंगे और वहां से वो हिट हो जाएगा, जैसे कॉन्टेक्ट इन्फो में हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। ये सेव हुआ और सेव होते ही फंक्शन के अंदर हमने लिख दिया दूसरी एपीआई को हिट करने का कोड और वहां से वो दूसरी एपीआई भी हिट हो जाएगी और डेटा हमारा सेव हो जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या इसमें कोई डाउट है मुझे बताओ। ठीक है, तो हाँ बताइए। मैनुअली ऐड करना पड़ेगा क्या हमें ऑब्जेक्ट? नहीं, मैनुअली ऐड नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही देखो जब हम पर्सनल प्रोफाइल सेव करेंगे ना, पहले सेव पर्सनल प्रोफाइल के अंदर जब हम पर्सनल प्रोफाइल सेव करेंगे तो यहां से हमारे पास mongoose.object id आएगा, ठीक है। इस mongoose ये जो ऑब्जेक्ट आईडी है, इस ऑब्जेक्ट आईडी को हम अपने फ्रंट एंड पे ले लेंगे, यहाँ पे मतलब ऐप पे ले लेंगे और ऐप की मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर हम लोग सेव करके रखेंगे और जैसे ही पर्सनल प्रोफाइल अपडेट होगा इमीडिएटली क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट इन्फो वाली एक्टिविटी ओपन करेंगे और उसके अंदर ये वाली पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आईडी हम पास ऑन कर देंगे और पास ऑन करते ही वो अपने आप ऑटोमेटिक करेगा, फिर सारा काम हमें कुछ नहीं करना होगा फिर, ठीक है ना। मैनुअली कुछ नहीं करना होगा, मैनुअली करना होगा तो यार कैसे होगा, एक बात और लॉजिकली तो इम्पॉसिबल है ना ये चीज, तो कि मैनुअली अगर करना होगा तो कंप्यूटर हम लोग काम क्यों कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज ही क्यों कर रहे हैं, है ना। वही सर, क्योंकि मेरे को लगा कि जैसे आपने बताया कि वहां से हम कॉपी करके फिर वहां पे पेस्ट कर देंगे उसकी की को, तो सर मैं बोला नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, देखो जो हम लोग ऐप से डेटा एंटर कराएंगे, ठीक है, उस डेटा में तो ये सारा ऑटोमेटिक होगा काम, लेकिन जो हमने बैकएंड में डायरेक्टली डेटा एंटर कराया ना, CSV फाइल से हमने डेटा एंटर कराया है, तो ये जो डेटा एंटर कराया है इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक कॉमन कॉलम जो है ना वो रख लिया है यहाँ पे सीरियल नंबर के नाम से,
ताकि मुझे ये काम करना ना पड़े, ये ऑटोमेटिक हो जाए। तो सीरियल नंबर के नाम से मैंने जो सीरियल नंबर यहाँ पे है ना, वही सीरियल नंबर हमारी पर्सनल प्रोफाइल के अंदर भी है, ठीक है, सेम बिल्कुल मैचिंग है। तो हमारे दोनों के दोनों ये फॉरेन की का काम कर रहे हैं। लेकिन जो रिकॉर्ड हम लोग ऐप से रिकॉर्ड मतलब एंटर कराएंगे, उसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट आईडी के ऊपर काम करेंगे। तो वहां पे हमें और भी कुछ नहीं करना होगा। यहाँ तो हमने ये सीरियल मतलब मैनुअली एंटर किया है, वहां पे सीरियल नंबर सिर्फ एज अ कॉलम होगा, एज अ रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज इसका और कोई काम नहीं होगा, ठीक है।